नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12। बच्चों, आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज, जिसको अंग्रेजी में इंडियन सोसाइटी कहा जाता है, इसके अंतर्गत एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, भारतीय संस्कृति भौतिकवाद और आध्यात्मवाद का अपूर्व समन्वय है। भारतीयों ने परमार्थिक सुखों को सर्वोच्च मानकर भौतिक सुखों को नश्वर माना है। इसके विपरीत संसार की अन्य संस्कृतियों में भौतिकवाद पर अत्यधिक बल दिया गया है। हिंदू जीवन दर्शन में सांसारिक समृद्धि और आध्यात्म भावना के इस समन्वय का परिणाम उस सामाजिक व्यवस्था का विकास था जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। बच्चों, इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण समाज को 4 कार्यात्मक विभागों में विभाजित कर दिया गया था, जो कि क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। भारतीय मनीषियों द्वारा वर्णित यह वर्ण व्यवस्था सामाजिक जीवन को कार्यात्मक रूप से उपयोगी बनाने की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसी व्यवस्था में समाज और व्यक्ति दोनों को समान रूप से महत्व प्रदान किया गया है, क्योंकि जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए समाज का विकास आवश्यक है, वहीं सामाजिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए व्यक्तित्व के विकास की समुचित सुविधाएं आवश्यक है। वर्ण व्यवस्था सामाजिक जीवन को स्थायित्व प्रदान करती है। इसके बाद बच्चों, हम वर्ण का अर्थ क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, वर्ण शब्द संस्कृत के वर्ण या वरि धातु से बना है, जिसका अर्थ है वर्ण करना या चुनना। मोटे तौर पर वर्ण के 3 संभावित अर्थ बताए गए हैं। नंबर 1 वर्ण करना, नंबर 2 रंग तथा नंबर 3 वृत्ति के अनुरूप। बच्चों, वर्ण शब्द के पहले अर्थ के अनुसार व्यक्ति अपने स्वभाव और कर्म के अनुसार जिस व्यवसाय को चुनता है, उसी के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित होता है। बच्चों, वर्ण शब्द का दूसरा अर्थ है रंग। सांख्य दर्शन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रूप या रंग का नाम ही वर्ण है। इसीलिए पुराणों में भी कई स्थानों पर शुक्ल ब्राह्मण, रक्त क्षत्रिय, पीत वैश्य और कृष्ण शूद्र लिखा मिलता है। ऋग्वेद में भी वर्ण शब्द का प्रयोग गोरे और काले रंग के अर्थ में किया गया है। बच्चों, तीसरे अर्थ के अनुसार वर्ण शब्द वृत्ति से संबंधित है, अर्थात जिन व्यक्तियों की मानसिक और व्यवहार संबंधी विशेषताएं समान हो, उनसे एक वर्ण निर्मित हुआ है। किंतु वर्ण का अर्थ इसके शाब्दिक आधार पर नहीं समझा जा सकता है। यह लक्षण शब्द है जो गुणों और कर्म के माध्यम से सामाजिक स्तरीकरण को दृढ़ता प्रदान करता है। इसके बाद बच्चों, हम वर्ण व्यवस्था के उत्पत्ति के आधार एवं कर्तव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के आधार क्या होते हैं इसके बारे में बिंदुवार अध्ययन करेंगे।
बच्चों, वर्ण उत्पत्ति के 4 आधार माने गए हैं। नंबर 1, प्रतीकात्मक आधार, सिंबॉलिक बेसिस, जिसमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित विवरण स्वीकार किया गया है। इसमें अंगों की स्थिति के आधार पर वर्णों की व्याख्या की गई है। इस प्रकार एक प्रकार का श्रम विभाजन सामाजिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए दर्शाया गया है। इसके बाद उत्पत्ति का दूसरा आधार है कर्म का आधार, बेसिस ऑफ कर्म। बच्चों, इसके अनुसार पहले ब्राह्मण वर्ण ही था। जब उसके द्वारा कर्म का विधिवत संचालन न हो सका तो क्षत्रिय वर्ण की रचना हुई। तत्पश्चात वैश्य और अंत में शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। यह वैदिक युग के मत पर आधारित था, जिसमें ब्राह्मण का कार्य अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय का कार्य राज व्यवस्था का संचालन, वैश्य का कार्य आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति और शूद्र का कार्य समाज सेवा मानकर चारों वर्णों का विभाजन उनके कर्म किया गया है। तीसरा है गुण का आधार। बच्चों, इसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति प्रदर्शित की गई है। दर्शन में ज्ञान सतोगुण का, राग द्वेष रजोगुण का और अज्ञान तमोगुण का प्रतीक माना गया है। इन्हीं के आधार पर ब्राह्मण को सतोगुण वाला, क्षत्रिय को रजोगुण वाला और वैश्य को रजो व तमोगुण मिश्रित और शूद्र को तमोगुण प्रधान बताया गया है। इसके बाद वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का चौथा आधार है रंग का आधार, बेसिस ऑफ कलर। बच्चों, इसमें ब्राह्मण श्वेत रंग वाले, क्षत्रिय लाल रंग वाले, वैश्य पीले रंग वाले और शूद्रों का काला रंग माना गया है। इसका आधार संभवतः यह रहा होगा कि श्वेत रंग शांति का प्रतीक है, जिसे ब्राह्मण के लिए निर्धारित किया गया। लाल रंग क्रोध, भोग, आनंद आदि का प्रतीक होने से क्षत्रिय वर्ण के लिए, पीला रंग तमो मिश्रित रजोगुण विशिष्ट वैश्यों के लिए तथा काला रंग तमो प्रधान शूद्रों का बताया गया है। इसके पश्चात हम वर्णों के कर्तव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, वैदिक काल विभिन्न स्मृतियों, पुराणों व महाभारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र वर्ण के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सभी वर्ण अपने अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करके सामाजिक वर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते थे और सामाजिक स्तरीकरण को एक दृढ़ रूप प्रदान करते थे। इनमें अलग अलग वर्णों के अलग अलग कर्तव्य निश्चित थे, जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर 1, ब्राह्मणों के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ ब्राह्मण्स। इसके अंतर्गत बच्चों, ब्राह्मणों के प्रमुख रूप से अध्ययन अध्यापन, यज्ञ करना व कराना, दान देना व लेना आदि कार्य थे और मनुस्मृति के अनुसार वेदों का अनुशीलन अर्थात अभ्यास करना, तप, अध्ययन अध्यापन एवं यज्ञ की व्यवस्था करना ब्राह्मणों के परम धर्म है। ब्राह्मणों को सत्वगुण युक्त बताया है। इसी कारण उनके स्वभाव के विषय में भी मनुस्मृति में कहा गया है कि उसे शांत सरल स्वभाव का, धर्म के प्रति निष्ठावान तथा पवित्रता का भाव रखने वाला होना चाहिए। साथ में उसे यह आज्ञा दी गई है कि आपत्ति के समय में क्षत्रिय धर्म से वह अपनी आजीविका भी कमा सकता है। तो ये सब जो है ब्राह्मणों के कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है क्षत्रियों के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ क्षत्रिय। बच्चों, क्षत्रियों का धर्म प्रजा की रक्षा करना, विषय भोग से दूर रहना, दान देना, अध्ययन करना व अपनी शक्ति का उपयोग करना है। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि से लौट आते हैं, उसकी क्षत्रिय धर्म के अनुसार
प्रशंसा नहीं की जा सकती। साथ ही प्रजा में भी अपने धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न करना तथा उसे अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त करना है, अर्थात प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना तथा विश्व में आसक्ति न रखना मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय के प्रमुख धर्म है। और गीता में क्षत्रियों के निम्न धर्म भी बताए गए हैं, जैसे शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में भाग लेना, दान देना और निस्वार्थ भाव से प्रजा का पालन करना है। क्षत्रियों के स्वाभाविक धर्म है, इन सभी में वीरता को ही प्रमुखता दी गई है। तीसरा कर्तव्य है वेश्यों के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ वेश्याज। बच्चों, वेश्यों का कार्य व्यापार, पशुपालन एवं कृषि माना गया है। मनुस्मृति के अनुसार पशुओं की रक्षा करना, दान देना तथा कृषि करना उनके मुख्य कार्य हैं। शुक्राचार्य के अनुसार उन लोगों को वेश्य कहा गया है जो क्रय विक्रय करने में कुशल है और व्यापार ही जिनका जीवन है, जो पृथ्वी पर पशुओं की रक्षा करते हैं और कृषि कार्य में लगे हुए हैं। वेद, महाभारत व गीता सभी के अनुसार अध्ययन करना, दान देना, उद्योग में रत रहना आदि ही वेश्यों के कर्तव्य समझे गए हैं। चूंकि वेश्यों की उत्पत्ति ऋग्वेद में उदर एवं जंगा से बताई गई है, अतः वे समाज की उदर पूर्ति के लिए व्यापार, पशुपालन और उद्योग आदि का कार्य करते हैं। और चौथा कर्तव्य है शूद्रों के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ शूद्राज। बच्चों, शूद्रों की उत्पत्ति ऋग्वेद के अनुसार विराट पुरुष के पैरों से हुई है और उसी के आधार पर शूद्रों का कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों का एकमात्र कर्तव्य अपने से उच्च तीनों वर्णों की बिना किसी ईर्ष्या भाव से सेवा करना है। और सभी ने शूद्रों का कार्य बिना ईर्ष्या भाव के तीनों वर्णों की सेवा करना बताया है। उनके लिए अध्ययन करना, अन्य वर्णों के व्यवसाय को अपनाना वर्जित बताया गया है। और साथ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अन्य वर्णों का कार्य भी यह दायित्व है कि वे शूद्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे। उपर्युक्त वर्णों के कर्तव्य के आधार पर भी इस बात की पुनः पुष्टि होती है कि वर्ण व्यवस्था का आधार गुण तथा कर्म ही था। इसके बाद हम वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं का अध्ययन करेंगे। बच्चों, वर्ण व्यवस्था के संप्रत्यय को भली भांति समझकर यह कहा जा सकता है कि यह व्यवस्था संसार की अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं में अद्वितीय प्रमाणित होती है। इसकी कुछ संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विशेषताएं निम्न हैं, जो कि इसकी प्रकृति को और भी अधिक स्पष्ट करती है। विशेषताओं का हम यहाँ पर बिंदुवार अध्ययन करेंगे। नंबर 1, गुण और कर्म पर आधारित स्तरीकरण। जैसा कि गीता के 4th अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है, यह व्यवस्था व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित थी। यद्यपि कालांतर में व्यक्ति के वर्ण के निर्धारण में जन्म पर आधारित स्तरीकरण को मान्यता दी गई है, किंतु प्रारंभ में तो व्यक्ति के गुण और कर्म को ही महत्व दिया गया था। विशेषताओं का दूसरा गुण है श्रम विभाजन पर आधारित स्तरीकरण। बच्चों, वर्ण व्यवस्था में यह निर्धारित था कि कौन से वर्ण किस व्यवसाय को अपनाकर जीविकोपार्जन करेंगे। उस समय चारों वर्ण अपने अपने निर्दिष्ट व्यवसायों को अपनाकर समाज की उन्नति में सहयोग देते थे और अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करते थे।
तीसरी विशेषता है शक्ति तथा अधिकारों का निश्चित संस्तरण। बच्चों, वर्ण व्यवस्था में विभिन्न वर्णों के अधिकार, उनकी शक्तियां निश्चित थी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों को इस संस्तरण में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उसके पश्चात क्षत्रिय, फिर वैश्य और अंत में शूद्रों का स्थान जो संस्तरण में सबसे निम्न था। सभी वर्ण अपनी शक्ति और अधिकारों का प्रयोग सामाजिक दृष्टि से उपयोगी मानते हुए करते थे। शनै शनै यह वर्ण व्यवस्था धार्मिक मान्यताओं से संबंध हो गई और वर्णों में परस्पर उच्च और निम्न का संस्तरण पनपने लगा। चौथी विशेषता है आध्यात्मिकता पर बल। बच्चों, आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। इसी कारण वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण में धर्म को प्रमुखता प्रदान कर भौतिक सुख सुविधाओं को गौण स्थान दिया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक संघर्षों को जन्म देती है। इस कारण वर्ण व्यवस्था में धर्म को अत्यधिक महत्ता प्रदान की गई, जिससे व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहकर अपने धर्म पालन में तत्पर रहे। इस वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि इसमें सामाजिक कल्याण के साथ साथ व्यक्तिगत हितों की पूर्ति का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पांचवी विशेषता है श्रम विभाजन और विशेषीकरण। बच्चों, वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता यह भी रही है कि इसमें श्रम का विभाजन विभिन्न वर्णों में निश्चित था, अर्थात व्यक्ति को प्रारंभ से उस व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाता था जो उसके वर्ण के लिए निर्दिष्ट था। इससे उस व्यवसाय में व्यक्ति को निपुणता प्राप्त हो जाती थी और व्यवसाय के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण भी स्वतः ही हो जाता था। परिणाम स्वरूप व्यावसायिक योग्यता का विकास भी हो जाता था। इस विशेषीकरण की विशेषता के परिणाम स्वरूप ही भारतीय समाज सभी क्षेत्रों में अग्रगण्य माना जाता था। छठी विशेषता है गुणात्मक प्रेरणा। बच्चों, वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता यह भी मानी जाती है कि यह व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित करती है कि यदि वह अपने वर्ण धर्म की अनुपालना करेगा तो एक तो सामाजिक व्यवस्था में उसे उच्च स्थान प्राप्त होगा और इसके साथ ही आगामी जीवन में भी उसे उसका फल मिलेगा। यह प्रेरणा व्यक्ति को स्व कर्तव्य पालन के लिए अभिप्रेरित करती है। सातवीं विशेषता है पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत पर बल। बच्चों, वर्ण व्यवस्था में पुनर्जन्म की धारणा और कर्म के सिद्धांत पर अधिक जोर दिया गया है। इसके पीछे यह भावना हो सकती है कि ईश्वरीय शक्ति के संबंधित पुनर्जन्म की धारणा और कर्म के सिद्धांत के कारण व्यक्ति अपने सामाजिक स्थिति से संतुष्ट रहे और अपने कर्तव्य के लिए उचित ढंग से पूर्ण कर सके। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने वर्ण व्यवस्था का अर्थ, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के आधार एवं कर्तव्य और वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आप सभी को धन्यवाद।